1 अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर्स की बेंच ने एससी और एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की। ये क्रीमी लेयर क्या है? जो लोग रिजर्वेशन की हेल्प से एक सर्टेन लेवल तक प्रिविलेज्ड और स्टेबल हो गए हैं, वो एक लिमिट के बाद इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा सकते। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में भी क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की थी, पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन भी अलाउ की, यानी जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग अब भी बैकवर्ड है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। कोर्ट का यह ऑर्डर आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया। रिजर्वेशन इंडिया का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सब लोगों का रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग ओपिनियन भी है। और उसी के कास्ट का कोई है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं और सेम आदमी वो रिजर्वेशन यूज़ कर रहा है और उसके जो मतलब जो उससे छोटा है, मतलब जो पैसे में छोटा है और बस उसी कास्ट का है, वो भी रिजर्वेशन यूज़ कर रहा है। तो जो पैसे वाला है उसी के कास्ट का वो तो गया, वो तो और भी आगे बढ़ेगा ना। आप समझ रहे हो? तो जो उसके कास्ट में आगे निकल गया उसकी रिजर्वेशन खत्म करो और जो उसी के कास्ट में नीचे उसको रिजर्वेशन दो ना। आप ऐसा तो नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि कास्ट वाइज रिजर्वेशन दे दिया, तो आप किसी और को नहीं, उसी के कास्ट को दबा बहुतों रहे का हो। मानना है कि रिजर्वेशन की वजह से ओपन कैटेगरी में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ही बढ़ गई है और इमेंस प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। पर एट द सेम टाइम आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज भी बहुत से ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस है जिन्हें रिजर्वेशन की सख्त जरूरत है, जिससे कि वो राइट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सके और इन्हीं ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिल सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की थी, पर विदाउट द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ये पॉसिबल नहीं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने यह मुद्दा बहुत उठाया था। जितनी आबादी उतना हक, ये नारे दिए जा रहे थे और रिजर्वेशन के कैप को 50% से बढ़ाने तक की मांग की जा रही थी और एक हद तक कांग्रेस के लिए कैंपेन सक्सेसफुल भी रहा। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस के लिए एससी एसटी कैटेगरी के वोट शेयर थे 16.7%, पर 2024 के इलेक्शन में ये बढ़ के हो गए थे 20.8%। यानी आज भी लोग कास्ट और रिजर्वेशन के बेस पर वोट्स देते हैं। और ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी क्यों। 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स को वर्क असाइन किया था कि वो एजुकेशन स्प्रेड करे और सोसाइटी को एक फ्यूचर विजन दे। वही क्षत्रिय में आते थे राजा और सोल्जर्स, जो सोसाइटी को गवर्न करते थे और प्रोटेक्ट भी करते थे। तीसरे वर्ण थे वैश्य, जो इकोनॉमी को रन करते थे, जिनमें मेनली शॉपकीपर्स और फार्मर्स आते थे। इनके बाद चौथे वर्ण थे शूद्र, जो कि हेल्पर्स थे और बाकी सारे वर्ण को सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। पर वर्ण व्यवस्था आज की तरह इतनी रिजिड नहीं हुआ करती थी। इनिशियल स्टेजेस में वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हुआ करती थी। वर्ण एक पर्सन के स्किल्स और इंटेलेक्ट को देख के असाइन किए जाते थे। अगर कोई शूद्र बिजनेस और इकोनॉमिक्स में अच्छा है तो वो एक वैश्य कंसिडर किया जाता था। वैसे ही अगर कोई ब्राह्मण है पर वो अच्छा तीरंदाज है तो वो एक क्षत्रिय बन जाता था। पर धीरे धीरे वर्ण स्किल्स को छोड़कर बर्थ से असाइन होने लग गए और धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लग गया। पर हमें कैसे पता कि वर्ण पहले फ्लेक्सिबल हुआ करते थे? 1872 में जब ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार सेंसस करवाए गए तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सी कम्युनिटीज ये दावा कर रही थी कि वो आज ब्राह्मण से, पर पहले वो क्षत्रिय हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने इस डिस्क्रिमिनेशन का बहुत फायदा उठाया, पर ऐसे नहीं था कि उन लोगों ने स्टार्ट किया था। उनके आने के बहुत पहले से ये चालू था। शूद्रों को सेम लेक से पानी पीना भी मना था। उन्हें दूसरे कम्युनिटी के घर के अंदर आना भी मना था। इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो वो सेम रोड पर भी नहीं चल सकते थे। पर आज और उस टाइम को देखें तो बहुत से बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वतंत्रवीर सावरकर और गांधी जी ने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए अलग अलग मेथड यूज किए। यहाँ पर एक पॉइंट है, तीनों डिस्क्रिमिनेशन खत्म तो करना चाहते थे, पर उनके बहुत ही अलग अलग मेथड्स थे, जिनकी वजह से उनके आगे चल के बहुत ही क्लैशेस भी हुए। जैसे कि 1932 में अम्बेडकर जी ने डिमांड की कि दलितों को एक सेपरेट वोटिंग सिस्टम मिले, जिससे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कर पाए। पर इसे गांधी जी ने पूरी तरह अपोज किया था और इसी को लेकर गांधी जी ने पूना की एरवड़ा जेल में फास्ट अंत्योदय तक स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बीता और दोनों भी अपनी जिद पे अड़े रहे, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। पर धीरे धीरे ऐसी खबरें आने लगी कि गांधी जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसीलिए अम्बेडकर जी पे प्रेशर बढ़ता गया और न चाहते हुए भी उन्हें पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। पूना पैक्ट में म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट वोटिंग सिस्टम तो नहीं, पर दलितों को कुछ रिजर्व सीट्स दिए जाएंगे। गांधी जी का ये मानना था कि वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है, पर सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। वही अम्बेडकर जी का ये कहना था कि कास्ट सिस्टम लोगों के मन में इतना बस चुका है कि उसे हटाया नहीं जा सकता। ये तो गांधी जी और अम्बेडकर जी के व्यूज थे, पर सावरकर जी का इसमें क्या रोल था? सावरकर जी ने जो एफर्ट्स उठाए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। उनका ये कहना था कि अनटचेबिलिटी हमारे लिए एक श्राप समान है। जब तक हम मिलजुल कर नहीं रहते, ये प्रैक्टिसेस ऐसे ही चालू रहेंगी।
जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। सावरकर जी ने पतित पावन मंदिर बनवाया जिसमें हर वर्ण के लोग जा सकते थे। उन्होंने इंटरकास्ट डाइनिंग भी स्टार्ट की जिससे कि डिफरेंसेस कम हो। सावरकर जी ने इंटरकास्ट मैरिजेस का आइडिया भी प्रपोज किया था, पर अंबेडकर जी इन सबसे खुश नहीं थे। फाइनली 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने अपने 3.5 लाख फॉलोअर्स के साथ नागपुर में बुद्धिज्म को अपनाया। अंबेडकर जी ने SC/ST कैटेगरी को ग्रो होने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की, स्कूल्स, कॉलेजेस, जॉब्स, इवन जॉब्स प्रमोशन तक में भी। पर देखा जाए तो आज भी सारे SC/ST कैटेगरी के लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस की थी वो सही थी। और जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, रिजर्वेशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जा रहा है, तो जब तक सारी कम्युनिटीज एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाते रिजर्वेशन नहीं हटा सकते। हाँ, पर रही बात डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो तो सही है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, पर इस पर सॉल्यूशन है। जैसे सावरकर जी ने कहा, डिफरेंसेस कम करने पड़ेंगे। हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है। वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई। वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। जब तक एज ए सोसाइटी हम एक दूसरे के कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक ये डिफरेंसेस बढ़ते रहेंगे। इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट डाइनिंग बेस्ट वे है डिफरेंसेस कम करने का। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको देखने की बहुत जरूरत है। फ्यूचर में गवर्नमेंट को SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर पर विचार करना पड़ेगा। ये सब बोलने में बहुत ही ईजी है पर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में है नहीं। इस सब में गवर्नमेंट और पब्लिक का कॉपरेशन बहुत ही जरूरी है। आई होप आप समझ पाए कि मेन प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको पता नहीं 17 महीनों से मणिपुर में क्या चल रहा है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आपके व्यू कमेंट्स में बताएं। जय हिंद।